हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टू दिस मच अवेटेड सेशन जहां हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल ऑडिट की एमटीपी2 के न्यू क्वेश्चंस। सर ये तो बड़े ही धुआंधार क्वेश्चन थे। मैंने कहा क्वेश्चन कितने भी धुआंधार हो, आप और मैं मिलके इनको एकदम नेक्स्ट लेवल बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर यू डू दीस क्वेश्चंस विद मी, जब आप ये वीडियो के एंड तक पहुंचोगे आपको भी एकदम बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मेरा भी जब टाइम था नवंबर 20 वाला, उस टाइम पे भी आईसीआई ने जो एमटीपी2 निकाली थी, इट वाज ऑन अ टफर साइड, बट जो एक्चुअल पेपर था इट वाज वेरी वेरी कंपैरेटिवली इजियर एंड मैनेजेबल। एंड मैं एक बात बताऊं, अगर ऐसी एमटीपी एक्चुअल पेपर में आ जाए ना, तो आप मान के चलो सीए का पास परसेंटेज विल बी ओनली 1%, ठीक है, जो कि ऐसा होना नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे, उनका सॉल्यूशन सीखेंगे और फिर आगे बढ़ते जाएंगे। मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दीजिए सर, वीडियो को लाइक करके। एंड शुरू करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट है सर हमको कहां मिलेगा? क्लियर सीए विद शुभम केसवानी करके यूट्यूब चैनल है, क्लियर सीए विद यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल, क्लियर सीए विद शुभम केसवानी करके टेलीग्राम चैनल है, आप वहां जा सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी की पूरी सेटिंग मैंने आपके लिए कर दी है, बस आप इस डॉक्यूमेंट को साथ लेके बैठो, इस लेक्चर को साथ लेके बैठो, मजा आ जाएगा। सर सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1। सारे बच्चे पूरा फोकस करके चलेंगे वीडियो को। अराउंड आप मान के चलो 40 to 50 मिनट्स की वीडियो होगी, बट इसी वीडियो के साथ आपको इस एमटीपी पे कंफर्ट आ जाएगा। इसके बाद आपको इसके साथ बैठने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आता है व्हाइल कंडक्टिंग द स्टेट ऑडिट ऑफ होप सॉल्यूशंस लिमिटेड। भाई साहब सबसे पहले मैंने आपको होप दे दी। CAY हैज असेस्ड द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट टू बी लो। ये कहता है कंपनी का जो रोमम है ये लो है। रोमम लो है, इसका मतलब क्या है सर? इनहेरेंट रिस्क तो देखो सब कंपनीज में होती है, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो कंट्रोल रिस्क है वो लो है। देखो इनहेरेंट रिस्क तो रहती है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, बट आप कहीं ना कहीं मान के चल रहे हो कंट्रोल रिस्क लो है, ठीक है सर। एंड इट इज लो एट द बोथ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, हर आइटम को ध्यान में रखते हुए, प्लस असर्शन लेवल ड्यू टू अ स्टेबल एंड रिलेटिवली लेस रिस्की बिजनेस एंड एक्सट्रीमली सेटिस्फैक्टरी इंटरनल कंट्रोल। कह रहे हैं इंटरनल कंट्रोल भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, तो आप मान के चलो इनहेरेंट रिस्क को भी इन्होंने लो ही मान के चला, ठीक है सर। डिस्पाइट द लो असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कह रहा है रोमम लो है, स्टिल उसने डिसाइड किया कि मैं थर्ड पार्टीज को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजूंगा। सर एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजूंगा यानी थर्ड पार्टीज की अमाउंट चेक करूंगा, तो ये क्या कर रहा है? ये सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर कर रहा है, ठीक है सर। ये कहता है कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजूंगा फॉर द कंफर्मेशन ऑफ मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स entered into with them by the company. By doing so, he wants to obtain evidence about certain assertions contained in the financial statement. Do you think his approach is valid? मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे एक बात बताओ, मैं आपको बोलता हूं नवंबर 23 के जो एग्जाम्स है वो एकदम आसान आएंगे, क्या आप पढ़ना छोड़ दोगे? जल्दी से बताओ। नवंबर 23 के एग्जाम एकदम लड्डू पेपर देगा आईसीआई, सारा जो भी आपको क्लास में पढ़ा है बिल्कुल वैसा का वैसा आएगा। क्या आप अब पढ़ना छोड़ दोगे, रिवीजन छोड़ दोगे? आंसर इज नो। यही सेम पॉइंट इस क्वेश्चन में है। अगर रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट लो भी है, अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो भी है, इसका क्या मतलब है कि मैं अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग ना करूं? जल्दी से बताओ, क्या मैं अपनी सब्सटेंटिव टेस्टिंग छोड़ दूं? द आंसर इज नो सर, सब्सटेंटिव टेस्टिंग करनी पड़ेगी। तो सारे बच्चे सबसे पहले देखो इन्होंने क्या लिखा, SA 330। अब मैं बताता हूं यहां पे बच्चों को कंफ्यूजन क्यों आएगी और कहां से आएगी। सबसे पहले कंफ्यूजन ये आएगी, पूरे क्वेश्चन में सर बात कर रखी थी एक्सटर्नल कंफर्मेशन की, 505 आया नहीं, क्यों आएगा 505? 505 क्यों आएगा? देखो ये बाइफरकेशन समझना बहुत जरूरी है। 505 आपको तरीका बताता है कि अगर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज कर रहे हो तो किस तरीके से आप किसी को भेजोगे, ठीक है। बट ये डिसाइड करना कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन यूज करनी है कि नहीं, ये किसने बताया था? ये SA 330 ने बताया था। तो अगर आप नोट्स पे भी जाओगे, नोट्स में भी 505 के लास्ट में मैंने आपको दे रखा है, हाउ डू यू डिसाइड वेदर यू वांट टू यूज एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज अ प्रोसीजर और नॉट। तो दैट इज अ टॉपिक कवर्ड इन SA 330 करके, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि SA 330 बताता है सब्सटेंटिव प्रोसीजर करना है या नहीं। अब देखो क्या कहता है, SA 330 कहता है हमें नहीं फर्क पड़ता रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, फील लेना टॉपिक की, हमें नहीं फर्क पड़ता रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, हम तो सब्सटेंटिव प्रोसीजर करेंगे। तो ये कह रहा है गिवन सिचुएशन में भले ही रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, डिस्पाइट सच असेसमेंट आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर करके ही चलना है, आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर करके ही चलना है। और अगर आपको लगता है रेलिवेंट सब्सटेंटिव प्रोसीजर इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन तो आप कर सकते हो,
आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन में भी अगर आप वो देखोगे पार्ट, तो उसमें साफ साफ लिखा है आप सिर्फ अकाउंट बैलेंस चेक करने के लिए नहीं लेते, आप बाकी चीजें चेक करने के लिए ले सकते हो। जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स क्या है, सपोज मेरा कोई डेटर है तो मैं डेटर की अमाउंट तो चेक कर सकता हूं, बट उस डेटर के साथ मेरे क्या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है, उस क्रेडिटर के साथ क्या कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है, उन चीजों के लिए भी मैं ले सकता हूं। तो मैं सिर्फ अकाउंट बैलेंस नहीं, उनके एलिमेंट्स के लिए भी ले सकता हूं। ठीक है सर, मैं यहां पे टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट्स देख सकता हूं, कॉन्ट्रैक्ट देख सकता हूं, ट्रांजैक्शन देख सकता हूं। तो अब आप मेरे को दो रीजन बताओ सर क्यों हमको करना चाहिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो इन्होंने ना यहां पे दो रीजन दिए हैं, बताता हूं क्या। सबसे पहले कह रहा है कि आपने बोला रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, किसने बोला? ऑडिटर ने। ऑडिटर ने बोला, देखो 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 इधर, हाँ अब चल रहा है, आ जाओ। तो मैंने कहा ऑडिटर ने बोला कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट लो है, गारंटी दो, गारंटी दो कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट लो है। सर गारंटी तो नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते? बोलो इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। सारे बच्चे बोलो इट इज अ मैटर ऑफ जजमेंट। सर जो मैटर ऑफ जजमेंट है उसको तो आप एकदम ऐसे नहीं ले सकते ना कि रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट लो ही होगी, हो सकता है आपकी जजमेंट गलत है। तो उसी चीज के लिए सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करना जरूरी है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो सर एक बात बताओ, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो हम रैप में निकालते हैं ना, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इसके बाद आता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जिसको आप ऐसे 330 बोलते हो। हाँ सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसी में तो हम करते हैं ना ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। हाँ सही कह रहे हो, आगे बोलो। सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से काम चला लो, बोल दो मेरे को, टेस्ट ऑफ कंट्रोल से काम चला लो, सब्सटेंटिव करना क्यों है? मैंने कहा अगला पॉइंट पढ़ लो, अगला पॉइंट पढ़ लो। चैप्टर नंबर 3 में सिखाया था क्या? इंटरनल कंट्रोल में भी इनहेरेंट लिमिटेशंस है। सलमान भाई वाला एग्जांपल, गाड़ी तेज चला रहा था, कॉल्यूशन हो गया, कॉल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मैनिपुलेशन बाय द मैनेजमेंट। ये सब हरकतें हो सकती है, नहीं हो सकती हैं? हो सकती है। तो मैंने कहा दो पॉइंट याद रखना, पहले तो आपकी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में झोल है, दूसरा आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी काफी नहीं है क्योंकि कंट्रोल्स में भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। इसी वजह से सब्सटेंटिव तो करना ही करना पड़ेगा। सर क्वेश्चन की क्वालिटी कैसे लगी जल्दी से बताओ। क्या ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था? मैं कहूंगा नहीं। क्या ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन था? नहीं, इट वाज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा था कि क्या आपको सब्सटेंटिव पता है, क्या आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल पता है, क्या आपको रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट पता है। दैट्स व्हाट इट वाज ट्राइंग टू चेक एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। अभी आपको ये एमटीपी में मिल गया, खुश हो जाओ। अब अगर डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगा तो मजा ही आ जाएगा। तो सबसे पहले बोलो, ऐसे 330 कहता है आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर करने हैं। फर्क नहीं पड़ता क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, फॉर ईच एबीसीडी। एबीसीडी का क्या मतलब होता है? फॉर ईच अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, ईच डिस्क्लोजर। अब आखिरी में इसने आपको रीजन भी दे दिया, क्यों? क्योंकि जो आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट निकाली है 315 में, वो जजमेंटल है। तो सर टीओसी कर लो। मैंने कहा नहीं, टीओसी में भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। जल्दी से सारे के सारे बच्चे 2 मिनट ले लो और एक बार इन पॉइंट्स को गो थ्रू करो एंड उसके बाद आगे बढ़ना। भले आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे सेकंड क्वेश्चन पे। सर सेकंड क्वेश्चन क्या है? अगेन इट इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चन। मल्टीडिसिप्लिनरी क्वेश्चन किसके ऊपर? विसल ब्लोअर पॉलिसी, सीटी मार पॉलिसी। यानी सर हमारी क्लास में कैसे बच्चे होते थे? कुछ बच्चे होते थे ना चुगलखोर बच्चे, कि अगर कोई बच्चा गड़बड़ कर रहा है तो सीधा जाके टीचर को बता देंगे। ऐसे ही इंप्लॉयज भी होते हैं, बट ये अच्छे इंप्लॉयज है, ये कंपनी का भला चाहते हैं। इनको दिखता है कि भाई कंपनी में कुछ अनशंट हो रही है, गड़बड़ हो रही है, तो ये भी जाके कंपनी के हेड को बता देते हैं। सर ये विसल ब्लोअर पॉलिसी के बारे में आपने ढेर सारी जगह पढ़ा है, ठीक है। आईसीआई ने कहा एक जगह मुझे बता दो, एक जगह मुझे बता दो कहां कहां विसल ब्लोअर पॉलिसी पढ़ के आया, तो मैं एक बार आपको घुमा के लेके आऊं। हाँ सर घुमा दो। मैंने कहा सबसे पहले आप स्टार्ट करो अपने कंपनीज एक्ट 2013 से, ठीक है। ये आपने सबसे पहले इंटर में भी पढ़ा, फाइनल में भी पढ़ा। तो कंपनीज एक्ट 2013 में याद है, आप विजिल मैकेनिज्म पढ़ते हो, पढ़ाते हैं विजिल मैकेनिज्म पढ़ते हो आप लॉ में, ठीक है सर। विजिल मैकेनिज्म का सेक्शन याद है 177, वही जो ऑडिट कमेटी वाला सेक्शन है, वही विजिल मैकेनिज्म पे भी लगता है। तो उसमें क्या होता है ना, अगेन एम्प्लॉय शुड हैव द पावर टू What raise their concerns। जो भी इंप्लॉइज है, डायरेक्टर्स है, उनको अलाउड होना चाहिए कि वो अपने कंसर्न्स रेज कर सके, प्लस देयर राइट शुड बी प्रोटेक्टेड। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ। इसी तरह से मैंने एक विसल ब्लोअर वाली बात आपसे कहां करी थी? सेबी एलओडीआर में, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हम पढ़ते हैं ऑडिट में, उसमें सेबी एलओडीआर में भी विसल ब्लोअर कमेटी की बात की थी। हाँ सर, कि विसल ब्लोअर मैकेनिज्म प्रॉपर्ली होना चाहिए ताकि जो भी डायरेक्टर्स है, इंप्लॉइज है, वो अपने कंसर्न्स को रिपोर्ट कर सके। गॉट इट। अब आ जाओ कारो 2020 पे। कारो 2020 में भी विसल ब्लोअर है। हाँ,
जब भी कंपनी में फ्रॉड होता है 11 मुल्कों की पुलिस डॉन को पकड़ रही है, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि उसने 11 क्लॉज में फ्रॉड किया है। तो मैं कहता हूं उसमें जो सेकंड वाला होता है सब क्लॉज, उसमें ये होता है क्या कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट आई है ड्यूरिंग द ईयर, तो आईसीआई कह रहा है ये सारी की सारी चीजें ना मुझे एक जगह लिख के दो, ये सारी की सारी चीजें मुझे एक जगह लिख के दो तो मुझे मजा आएगा। तो भाई साहब गेम क्या है ना, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं, ठीक है, तो कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू सिट विद अ कूल एंड काम माइंड सो दैट यू आर एबल टू रिकलेक्ट क्या क्या आपने कहां पढ़ा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फटाफट। Certain news reports were published in media which indicated कि कुछ whistle blower complaints आई हैं, ये आपका कीवर्ड आ गया। Whistle blower complaints are on the rise in listed companies, particularly in mergers and acquisition transaction. The legal framework under Companies Act, इन्होंने ना आपको हिंट भी दी है, तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि आईसीआई ने बोला सीधा अपना आंसर दे दो ना, पूरी हिंट दी है कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बताओ, सेबी एलओडीआर के हिसाब से बताओ कि कहां विसल ब्लोअर की बातें लिखी है। तो सीए सागर वेलकम वाला, CA Sagar is an auditor of a listed company. Company has received during the year some anonymous complaints relating to merger transaction. Elaborating the legal requirement, आपको बोल रहा है कि ये जो लीगल रिक्वायरमेंट आप कंपनीज एक्ट वाली पढ़ के आए हो, सेबी एलओडीआर वाली पढ़ के आए हो, इसको इलेबोरेट करके बताओ जो आपने सीखा है, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है डिस्कस हाउ ही शुड प्रोसीड टू परफॉर्म द प्रोसीजर्स ऑन इट। अब ये जो प्रोसीजर्स वाली बात है, दिस इज समथिंग न्यू, This is something new which ICI has asked. Now comes the next part. अभी भाई साहब क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको 4 पार्ट्स बोल सकते हो। कंपनीज एक्ट के हिसाब से बताओ क्या पढ़ा था विसल ब्लोअर में, एलओडीआर के हिसाब से बताओ, प्रोसीजर बताओ, एंड चौथी चीज बोली है ऑडिटर की क्या रिपोर्टिंग ड्यूटी है। तो प्यार से करेंगे, आराम से करेंगे सर, मजा आएगा। सबसे पहले आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 177, वही ऑडिट कमेटी वाला। ये कहता है हर लिस्टेड कंपनी एंड अदर क्लास ऑफ कंपनी जो ऑडिट कमेटी वाली कंपनीज हैं, इनके अंदर होना चाहिए विजिल मैकेनिज्म ताकि डायरेक्टर एम्प्लॉयज अपने जेन्युइन कंसर्न बता सके। और अगर उन्होंने कोई ऐसी बात बताई तो ये नहीं कि कल का डंडा लेके आप उनके पीछे पड़ जाओ, उनके लिए भी प्रॉपर सेफगार्ड होने चाहिए अगेंस्ट द विक्टिमाइजेशन, प्लस उनके पास डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए टू द चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमेटी एक्सेप्शनल केसेस में। ये तो कंपनीज एक्ट वाली बात कर दी। तो पहली बात आपने कंपनीज एक्ट वाली करी, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दूसरी चीज आती है सेबी एलओडीआर में कहता है विसल ब्लोअर पॉलिसी होनी चाहिए। सर ये भी क्यों होनी चाहिए? अगेन वही चीज, कम्युनिकेट करने के लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस, इलीगल प्रैक्टिसेस किसको? टू द सीनियर्स। अब इसमें एक पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ये वेबसाइट पे होनी चाहिए, ये कंपनी की वेबसाइट पे होनी चाहिए। ये पॉइंट ना आपके पास एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है, प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रख के चलना। तो पहले बात करी कंपनीज एक्ट की, फिर हमने बात करी किसकी? एलओडीआर की। अब सर साथ ही साथ ये कहता है रोल ऑफ ऑडिट कमेटी होता है कि रिव्यू करे फंक्शनिंग ऑफ विसल ब्लोअर मैकेनिज्म। याद रहे तो रखना, वरना ये जनरली ऐसी छोटी छोटी बातें छूट जाती हैं, ठीक है सर। अब आता है एडिक्वेट प्रोसीजर। तो कह रहा है एडिक्वेट प्रोसीजर, बस आप इतना, इन्होंने देखो एडिक्वेट प्रोसीजर में भी कुछ खास बात नहीं लिखी, बस इतना लिखा देखो कंपनी कैसे हैंडल कर रही है इन कंप्लेंट्स को, प्लस क्या जो भी बातें आ रही है क्या वो कॉन्फिडेंशियल रखी जा रही है कि नहीं। तो ये 2 बेसिक बातें आपने इसमें ध्यान रखनी है। द वे द कंपनी इज हैंडलिंग द कंप्लेंट। देखो अगर एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो अपन ना क्या करते हैं, हाथ नहीं खड़े करने, कुछ ना कुछ तो लिख के आना है। लॉजिकली दिमाग में यही आएगा कि कंपनी कैसे हैंडल कर रही है, प्लस जो बंदा रिपोर्ट कर रहा है क्या उसकी बातों को कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है या नहीं। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसिडर ईच एंड एवरी कंप्लेंट, एंड उसके हिसाब से वो अपना नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर करेगा। इन्होंने भी कुछ ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी इस बारे में। अब ये कह रहा है कंप्लेंट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड रिजॉल्व्ड एप्रोप्रिएटली एंड टाइमली। अब बात आती है रिपोर्टिंग की। तो रिपोर्टिंग का आपको ऑलरेडी पता है, कारो 2020 जो फ्रॉड की रिपोर्टिंग होती है 311C में आपने बताना है कि क्या विसल ब्लोअर पॉलिसी थी, विसल ब्लोअर कोई कंप्लेंट्स तो नहीं आई। तो सबसे पहले क्या आ गया सर? सबसे पहले आ गया हमारे पास ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी के बाद सबसे पहले आ गया कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के बाद आ गया सेबी एलओडीआर, सेबी एलओडीआर के बाद ऑडिट के प्रोसीजर कि आप देखो सारी कंप्लेंट्स प्रॉपर्ली रिसीव हुई, इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखी गई है, जिस तरह से कंपनी ने डील किया उसको आप कंसिडर करेंगे इन डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, एंड एंड में देख लेना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई है। दिस इज क्रिटिकल। हाँ, जो भी इस तरह की कंप्लेंट्स आती है उनकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए, प्लस अकॉर्डिंगली उसका आपने एक्शन देखना है कि एक्शन टाइमली एंड एप्रोप्रिएटली लिया गया। लास्ट में रिपोर्टिंग ड्यूटी की बात करी जो कि कारो 2020 की थी। अब आ जाओ सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सर ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अगेन इट इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ये जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर में से है? जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल। हाँ सर, उसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। सर क्या? सारे बच्चे जल्दी से एक बार अपनी किताब पे आओ, सारे बच्चे जल्दी से एक बार अपनी किताब पे आओ। हम पढ़ते हैं एक टॉपिक जिसका नाम होता है कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। याद है टॉपिक?
हाँ सर। तो सर सबसे पहले इसमें क्या आता है? सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कंपनी का माहौल कैसा है, कंट्रोल एनवायरनमेंट कैसा है। यस सर। उसके बाद कंपनी की क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसेस है, यानी कैसे वो रिस्क को आइडेंटिफाई करती है, मिटिगेट करती है, फिर असेस करती है क्या रेजिडुअल रिस्क है, एक्शन वगैरह लेके चलती है। देन वी टॉक अबाउट द कंट्रोल एक्टिविटीज, जिसमें हम बात करते थे सर किसकी? आपके पाइप्स की। किसकी बात करते थे? पाइप्स की। सर पाइप्स क्या था? मैंने कहा पाइप्स का मतलब था परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकल सेफगार्ड्स एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इन सब की हम बात करते थे। फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात होती है, फिर मॉनिटरिंग की बात होती है। तो इन्होंने आपसे जब सवाल पूछा ना, इन्होंने आपसे सवाल सिंपल सा पूछा, विच ऑफ द इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट इज रेफर्ड इन द अबव डिस्क्रिप्शन। तो इसके लिए आपको पहले एक बार पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। देखो क्या कहता है, ऐसे 315 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डॉक्यूमेंट की एलिमेंट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट। कह रहा है आपने हर इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट को डॉक्यूमेंट करके चलना है। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां से आप इसको अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो, वो आपको डॉक्यूमेंट करना है, प्लस जो आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करे वो डॉक्यूमेंट करने हैं। While conducting the statutory audit of a listed company, CAZ, he understood कि IT कंट्रोल्स क्या क्या है, जो एंटिटी के IT कंट्रोल्स हैं वो क्या क्या है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्चुअल में जो कंट्रोल्स हैं वो किसका पार्ट बनेंगे? जो एक्चुअल में कंट्रोल्स है, इन्होंने कंट्रोल्स के ना नाम लिखे, जो IT कंट्रोल हम पढ़ते हैं कि डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस, उसके बाद एक्सेस सिक्योरिटी, प्रोग्राम चेंज, वो जो अपन नोएडा वाला कंट्रोल पढ़ते थे, ठीक है, इसकी यहां पे बात हो रही है। प्लस यहां पे एप्लीकेशन सिस्टम एक्विजिशन, वही आईटी कंट्रोल, बेसिकली जनरल आईटी कंट्रोल की यहां पे इन्होंने बात करी है। तो मुझे बताओ, ये जो आईटी कंट्रोल की बात कर रहा है, एप्लीकेशन कंट्रोल की बात कर रहा है, तो ये जो एक्चुअल कंट्रोल है बाबा, ये किस में आएंगे? कंट्रोल इन्वायरमेंट में? द आंसर इज नो। इन्वायरमेंट में तो हम ये सब चीजें पढ़ते थे कि क्या इंटीग्रिटी है, क्या एथिकल वैल्यूज है, कॉम्पिटेंस, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग स्टाइल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब आता था। इसमें तो कंट्रोल एक्टिविटीज की कोई बात ही नहीं हुई, राइट। इसमें तो कोई एक्चुअल में जनरल आईटी कंट्रोल है उसकी बात ही नहीं हुई, एप्लीकेशन कंट्रोल की। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर देख लो, ये वही है चैप्टर 4 वाला, बट इसमें भी रिस्क असेस करते, कंट्रोल लगाते, उसमें कुछ अलग से था ही नहीं। अब सर इसके बाद जब हम ये पढ़ते हैं ना कंट्रोल एक्टिविटी, तो अगर आप इसमें देखो, क्या यहां पे जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल की बात कर रखी है? हाँ सर कर रखी है। तो इन्होंने आपको ना ये नहीं बोला कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बताओ ना, इन्होंने बोला कंपोनेंट बताओ। सर ये तो बड़ा ही मसालेदार सवाल था, ये तो बड़ा ही ऐसे ऊपर से चले जाएगा सवाल। मैंने कहा तभी जब आपको बोला जा रहा है ना कि ABCDEFG एनालिसिस टाटा बाय, उसमें मसाला नहीं है। बट अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि एटलीस्ट ये जो डिस्कशन वीडियो हो रही है, जितना आप अभी तक कर चुके हो उस हिसाब से अपना प्लीज बेस्ट करके आना, देन ओनली यू विल गेट द गुड रिजल्ट्स। तो सर सबसे पहले बताओ कौन सा इंटरनल कंट्रोल कंपोनेंट है जिसको इन्होंने पकड़ा है? सर दे हैव पकड़ा फाई द कंट्रोल एक्टिविटी। कंट्रोल एक्टिविटी कुछ नहीं है, इंटरनल कंट्रोल से, जिसको आप बोल दो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, जो मैनेजमेंट को हेल्प कर रहे हैं इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अब इन्होंने साथ ही साथ एक बात बोल दी, बिसाइड्स द एक्टिविटी गैदर्ड फ्रॉम द अबव डिस्क्रिप्शन, गिव एग्जांपल ऑफ एनी अदर 2 एक्टिविटी। आप इनमें से कोई भी 2 एक्टिविटी पकड़ सकते हो। आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बताना चाहो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बताओ, फिजिकल कंट्रोल बताना चाहते हो, फिजिकल कंट्रोल बताओ, परफॉर्मेंस रिव्यू बताना चाहते हो, परफॉर्मेंस रिव्यू बताओ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को ऑलरेडी उन्होंने पकड़ लिया। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। तो यही पॉइंट्स इन्होंने यहां दे रखे हैं, आप एक बार इसको रीड करके चल लेना। अब आ जाओ सर सारे के सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, मजे लिमिटेड। नाम तो यही है ना, मजे लिमिटेड। हाँ सर, मजे ले लो। मैंने कहा मजे लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट। ये क्वेश्चन आपका गोइंग कंसर्न के ऊपर है। तो जनरली ऐसा कहा जाता है कि जो पिछले अटेम्प्ट में ऐसे आ गया वो अगले अटेम्प्ट में नहीं आता, बट एमटीपी में इन्होंने गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन दे रखा है, तो भाई साहब एक बार ध्यान रख के चलना। मजे लिमिटेड इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। कंपनी हैज लॉस्ट ओवरसीज बायर। कह रहे ओवरसीज के तो बायर चले गए, किसके पास चले गए? एशियन कॉम्पिटिटर्स के पास चले गए, क्योंकि उनके पास लोअर रॉ मटेरियल और लेबर कॉस्ट है। एज अ रिजल्ट मजे लिमिटेड हैज लॉस्ट ऑल द सिग्निफिकेंट चंक ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। कह रहे एक्सपोर्ट्स की तो बैंड बज गई। प्लस ये चीज 2022 और 23 में आई, यूएस में इकोनॉमिक रिसेशन भी हुआ। यूएस में इकोनॉमिक रिसेशन भी हुआ, इस वजह से इसकी जो पेमेंट्स आनी थी वो पेमेंट्स भी नहीं आ पा रही। क्योंकि पेमेंट्स नहीं आ रही तो बेचारी कंपनी भी अपनी लोन को रीपे नहीं कर पा रही। ओ हो सर, बैंड ही बज गई कंपनी। प्लस कंपनी हैज नॉट बीन एबल टू पे इट्स क्रेडिटर्स ऑन टाइम। कह रहे क्रेडिटर्स को भी बेचारी टाइम पे नहीं पे कर पाई। इवन इसके जो स्टैट्यूटरी ड्यूज है वो भी ये टाइम पे नहीं पे कर पा रही और इसको कई ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही हैं। इसका रेवेन्यू गिरता जा रहा है, इस वजह से इसका फिक्स्ड कॉस्ट कवर नहीं हो रहा है एंड कंपनी इंप्लॉइज को निकालती जा रही है। ओ माय गॉड। कंसीडरिंग ऑल दीज सर्कमस्टेंसेस
जो हमारा सीएपी है, सीएपी इसका ऑडिटर रहेगा, सीएपी डाउट द कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न व्हाइल द कंडक्टिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ 22-23। ही इज स्टडिंग द मैनेजमेंट असेसमेंट, वो मैनेजमेंट की असेसमेंट को समझ रहा है, मैनेजमेंट की असेसमेंट को समझ रहा है। कैसे समझ रहा है? बाय स्टडिंग द प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। बस अब दिल पे हाथ रख के बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ सर, क्या दिल पे हाथ रख के बताए? मैंने कहा प्लान फीका फीका अच्छा नहीं लगता, जो मैनेजमेंट प्लान देती है वो फीका फीका अच्छा नहीं लगता। हम क्या देखेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी फोरकास्ट देखते हैं, प्रोजेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट देखते हैं, या कैश फ्लो फोरकास्ट देखते थे? सर कैश फ्लो फोरकास्ट देखते थे। पहले हम जब भी इस तरह के इवेंट्स और कंडीशन मिलते हैं मैनेजमेंट के पास जाते हैं। क्या आपको भी ऐसे इवेंट्स और कंडीशन मिले, मैनेजमेंट की असेसमेंट समझते हैं? मैनेजमेंट इतनी नालायक, उसने असेसमेंट की नहीं। तो पहला पॉइंट क्या आता था एडिशनल प्रोसीजर में कि मैनेजमेंट को बोलो, रिक्वेस्ट करो वो अपनी असेसमेंट करके आए। ठीक है सर, जब वो असेसमेंट करके आएगी खाली हाथ नहीं लाएगी, अपना प्लान भी आएगी। ठीक है, खाली हाथ नहीं आएगी, अपना प्लान भी लाएगी। प्लान में बोलेगी हम ये करेंगे, ये इंप्रूवमेंट होगी, ये फिजिबिलिटी। मैंने कहा भाड़ में जाए, हमको रुपए में समझ आता है, हमको कैश फ्लो फोरकास्ट दिखाओ। तो यार एक बात बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट से क्या फर्क पड़ता है? नॉन कैश प्रॉफिट्स भी तो होते हैं। ठीक है, हमें कैश विजिबिलिटी चाहिए। कंपनी के पास किसकी कमी है? कैश की कमी है। सो कमेंट ऑन द अबव सिचुएशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑडिट प्रोसीजर्स बीइंग परफॉर्म्ड बाय सीएपी। तो देखो क्या कह रहा है, indicated events or conditions in the Maze Limited may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern. ऐसे 570 requires कि अगर ऐसे कोई इवेंट और कंडीशन मिलते हैं तो आप sufficient and appropriate evidence लोगे। कहीं कोई material uncertainty तो नहीं, कहीं कोई material uncertainty तो नहीं related to the events and condition that may cast significant doubt on the entity's ability to continue as going concern, जिसके लिए आपको क्या करने पड़ते हैं? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर। ये जो मैंने 5 एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर बताया उन्हीं की बात कर रहे हैं। इन एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर में आप मैनेजमेंट की असेसमेंट समझते हो, ठीक है सर, उनका फ्यूचर प्लान देखते हो, बट फ्यूचर प्लान के साथ फोकस हमें प्रोजेक्टेड कैश प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं करना, हमारा फोकस शुड बी ऑन कैश फ्लो फोरकास्ट। अब ये जो कैश फ्लो फोरकास्ट है इन्होंने कैसे बनाया होगा? इन्होंने डेटा लिया होगा और उस पे अजम्पशंस लगाई होंगी। क्या किया होगा सर? डेटा लिया होगा और उस पे अजम्पशंस लगाई होंगी। तो देखो क्या कह रहा है, we will focus on the cash flow forecast, not on the future profit projection. It is quite possible कि कंपनी कंटिन्यू करे टू कैरी ऑन द गोइंग कंसर्न एज लॉन्ग इज इट एबल टू मीट द लाइबिलिटी। जब तक ये लाइबिलिटी पे कर पा रही है कैश से, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉफिट से फर्क क्या पड़ता है? इतनी कंपनीज लॉस कर रही हैं, जैसे कि अभी जोमैटो का तो चलो कल को प्रॉफिट हो गया, पेटीएम लॉस कर रही है, तो क्या गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है? आंसर इज नो, कंटिन्यू करती जा रही है। नाइका लॉस कर रही है, क्या नाइका का गोइंग कंसर्न अफेक्टेड है? द आंसर इज नो, अभी भी चलती जा रही है। तो प्रॉफिट से फर्क नहीं पड़ता, कैश फ्लो से फर्क पड़ता है। Therefore, analyzing the projected profitability statement is not sufficient, it is insufficient to support the going concern assumption. तो ऑडिटर क्या कहेगा? मैनेजमेंट को बोलेगा आप कैश फ्लो फोरकास्ट बना के लाओ। उस कैश फ्लो फोरकास्ट में हम आपका डेटा देखेंगे, क्या वो डेटा रिलायबल है? हम आपकी अजम्पशन देखेंगे, क्या आपकी अजम्पशन ठीक है? ये वही पॉइंट्स है जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही सेम टू सेम बात है, बस हमने क्वेश्चन से रिलेट कर दी। अब आप यहां पे क्वेश्चंस के जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं उससे रिलेट करो। नाउ इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ ब्रेन एंड एनालिसिस। देखो क्या कहता है, सम ओवरसीज पेमेंट आर स्टक, हमारे पेमेंट नहीं आ रहे यूएस से, यूएस में रिसेशन चल रहा है तो वहां से पेमेंट नहीं आ रहे। सो इट इज पॉसिबल कि जो आपके इनफ्लोज हैं वो इस सिचुएशन को अफेक्ट करें। So auditor would have to evaluate the reliability of data in preparation of such forecast. Plus आपको एविडेंस लेना है अबाउट द assumptions and timing of cash flows, कब कैश इनफ्लो आएगा, कब कैश फ्लो आउटफ्लो आएगा। ठीक है, देन यू हैव टू कंसीडर द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एक्टिविटीज विच इज टेकन बाय द बैंकर्स। प्लस आप इनकी देखो फ्यूचर सेल्स क्या होंगी, फ्यूचर कैश रियलाइजेशन क्या होगी, क्या क्रेडिटर्स इनको एक्स्ट्रा क्रेडिट देंगे। अब ये सब बातें ना मन से लिखी हैं ICAI ने। ठीक है, ये सब बातें कहां लिखी हैं? क्या ये किसी किताब में लिखी है? मैंने कहा नहीं। क्या ये ऊपर क्वेश्चन में लिखी है? नहीं। तो सर हमारे मन में कैसे आएंगी? लॉजिकल बातें यार, लॉजिकल बातें। आगे जाके कंपनी क्या सेल्स करेगी, आगे जाके कंपनी के क्या कैश आउटफ्लो होंगे। आउटफ्लो किसको होते हैं? क्रेडिटर्स को ही तो होते हैं। तो क्या क्रेडिटर्स को डिस्काउंट देने को रेडी है? क्या बैंक इनको कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करने को रेडी है? दिस ऑल दैट यू कैन राइट। सो ऑल दीज अजम्पशन शुड बी चैलेंज्ड एंड एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर। ठीक है, ठीक है सर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे एंड लेट मी टेल यू, अगर इस पेपर में कोई 2 नए क्वेश्चंस थे तो एक तो पहला वाला था
जिसको आप बोल सकते हो कि सर इट वाज ऑल टुगेदर अ न्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। एक आपका ये वाला क्वेश्चन है जिसको आप कह सकते हो कि इट इज अ ऑल टुगेदर न्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है ये अगेन बैंक ऑडिट का। इस बार आईसीएआई को पता नहीं बैंक ऑडिट से क्या दुश्मनी हो गई है। आरटीपी में 2 या 3 क्वेश्चन डाले, दोनों तीनों नए क्वेश्चन थे, स्टडी मटेरियल से कोई लेना देना नहीं। यहां पे वापस एक बैंक ऑडिट का क्वेश्चन डाला, इसका भी स्टडी मटेरियल से कोई लेना देना नहीं, प्योर नया क्वेश्चन है। अब देखो क्या कहता है, CAX is conducting the concurrent audit of a branch of MNB Bank. ठीक है, it is a nationalized bank in the industrial hub of Pune. It is a CBS branch. सर CBS मतलब कोर बैंकिंग सिस्टम उनकी ब्रांच है, and its advances are around 500 करोड़। ब्रांच के बोरोवर्स हैं एंड कस्टमर्स है जिनके पास कैश क्रेडिट इन्होंने दे रखा है, टर्म लोन्स दे रखे हैं, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज दे रखी है, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट्स भी देते हैं। वेरी गुड। Such customers in the branch are importers who regularly get letters of credit. कह रहे कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो इंपोर्टर भी हैं, उनको लेटर ऑफ क्रेडिट, ये जो भी इन्होंने नाम दिए ना ये आगे इनको आंसर में यूज करेंगे। ठीक है, तो इनको हाईलाइट कर लो, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, letter of credit. During the tenure of Mr. X as a concurrent auditor, fresh credit facilities under अफोरसेट सेगमेंट्स आर बीइंग सैंक्शनड एवरी मंथ। कह रहे हर महीने हम ये सब चीजें देते हैं, कैश क्रेडिट देते हैं, टर्म लोन देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, ये सब चीजें हम दे रहे हैं। ब्रांच इज ऑल्सो कंसिडरिंग द रिक्वेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर। कह रहे हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर को भी हम इनहेंस कर रहे हैं उनकी लोन, प्लस उनको फ्रेश रिक्वायरमेंट्स भी मीट करके दे रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ अबव द स्टाफ ऑफ द एडवांसेस, जो भी एडवांसेस डिपार्टमेंट में स्टाफ काम कर रहा है उसको बहुत काम करना पड़ता है, वो हमेशा अपने टोस पे रहता है, मतलब जल्दी जल्दी सारी चीजें कर रहा है। प्रीवियस रेगुलर इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रांच हैज पॉइंटेड कि यहां पे रेवेन्यू लीकेज चल रही है। ये आपका पॉइंट है जहां पे आईसीआई ने आपको पकड़ा है। ये कह रहा है रेवेन्यू लीकेज चल रही है, इस वजह से जोनल ऑफिस में हड़बड़ी मच गई है कि भाई चल क्या रहा है। कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव सिचुएशन, एज अ ऑडिटर आप बताओ क्या स्टेप्स लोगे टू इंश्योर यहां पे कोई भी रेवेन्यू लीक ना हो। यहां पे कोई भी रेवेन्यू लीक ना हो तो जल्दी से बताओ यहां पे रेवेन्यू के सोर्सेस क्या क्या हैं। बिना आंसर पढ़े सोचो जरा क्या क्या रेवेन्यू के सोर्सेज रहेंगे। सर आप अगर किसी को कैश क्रेडिट दे रहे हो, टर्म लोन दे रहे हो, तो बदले में क्या लोगे? सर हम इंटरेस्ट लेंगे। मैंने कहा वेरी गुड। अच्छा, जब आपने किसी को एक्सपोर्ट की क्रेडिट फैसिलिटीज दी, प्री शिपमेंट, पोस्ट शिपमेंट, क्या कमीशन वमीशन लोगे या नहीं लोगे? क्या कमीशन वमीशन लोगे, चार्जेस वगैरह लोगे इस चीज के? लोन इशू करने के लोन डिसबर्समेंट चार्ज सुना है आपने? हाँ सर सुना है। लोन डिसबर्समेंट चार्जेस लोगे नहीं लोगे? लेंगे सर। आप तो भाई साहब लेटर ऑफ क्रेडिट भी दे रहे हो, क्या लेटर ऑफ क्रेडिट की कमीशन मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए सर। इसी तरह अगर मैं बोलूं किसी एग्जिस्टिंग कस्टमर को आपने न्यू लोन दिया या फ्रेश रिक्वायरमेंट मीट की, क्या उसके चार्जेस लोगे या नहीं लोगे? सर लेंगे। मैंने कहा यही बातें भाई साहब इन्होंने आंसर में लिखी हैं, यही सेम टू सेम बातें आंसर में लिखी, कुछ नया नहीं लिखा। देखो क्या कहता है, मेजर एरियाज जहां पे आपको प्लग करना है रेवेन्यू लीकेज, मतलब जहां रेवेन्यू से लीक हो रहा है वहां पे उसको प्लग लगा दो, रोक दो लीकेज को। ये क्या कह रहा है? सबसे पहले तो वेरीफाई करो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों से चार्ज कर रहे हो, इट इज एज पर द टर्म्स ऑफ सैंक्शन इन द सेक्शन लेटर विज फेड इन द कोर बैंकिंग सिस्टम। जो आपके कंप्यूटर में फीड किया हुआ है और जो सैंक्शन लेटर में है, ये दोनों चीजें मैच करनी चाहिए। प्लस आप इसकी कैलकुलेशन देखो, पहले तो लोन ठीक, इंटरेस्ट रेट ठीक डला हुआ है, फिर उसकी कैलकुलेशन आपने देख ली। ठीक है सर, ताकि आप ये देख सको कि इंटरेस्ट हैज बीन चार्ज्ड ऑन ऑल द परफॉर्मिंग अकाउंट। परफॉर्मिंग अकाउंट मतलब जो एनपी है उस पे तो इंटरेस्ट चार्ज होगा ही नहीं, तो जो भी परफॉर्मिंग अकाउंट है उस पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया है, एंड ये जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया है एज पर द इंटरनल रेगुलेशंस, आरबीआई के डायरेक्टिव एंड एग्रीमेंट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया सर? सारे बच्चे पहला पॉइंट लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका ज्ञान आपने यहां पे लिखना है। दूसरी चीज क्या है, जो आपके कस्टमर्स थे उनका काम आपने रिन्यू किया, एक्स्ट्रा क्रेडिट्स दिए। यस सर, तो जब भी आप रिन्यू करोगे तो रिन्यूअल चार्जेस लेते हो फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कस्टमर। ठीक है सर, प्लस जो भी फ्रेश बोरोवर्स आ रहे हैं उनके लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, अपफ्रंट फीस वगैरह लगती है, वो आपने कलेक्ट करनी है। एंड अगली चीज ये कह रहा है, दीज चार्जेस शुड बी डेबिटेड टू द कस्टमर, मतलब आप कस्टमर के अकाउंट में डेबिट करोगे एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ द फैसिलिटी। जैसी आपने फैसिलिटी रिलीज करी वैसी उससे आप रिकवर करके चलो। समझ गए सर। प्लस चार्जेस आपने तब भी लगाने जब आपने किसी की लिमिट एनहेंस करी है। अगर किसी ने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो पीनल चार्जेस होने चाहिए। पीनल चार्जेस फॉर द नॉन सबमिशन ऑफ द स्टॉक स्टेटमेंट्स ऑन ड्यू डेट्स। अब ये इन्होंने नई बात निकाली अपने हिसाब से, स्टॉक स्टेटमेंट की बात ऊपर कुछ नहीं करी थी, तो इसको सारे बच्चे 2 स्टार मार्क कर दो, ये भूल हो गया। ठीक है, तो स्टॉक स्टेटमेंट के लिए अपन ने अलग से इसको हाईलाइट करके रख लिया। नाउ कम्स द नेक्स्ट पॉइंट, वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन ऑफ कमीशंस एंड चार्जेस, अब ये किसकी कमीशंस एंड चार्जेस है? लेटर ऑफ क्रेडिट, ये मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी करा दिया था। एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज का भी मैंने ऊपर करा दिया था। तो अगर आप देखो 5 में से 4 पॉइंट आपके क्वेश्चन में से निकल के आ रहे हैं। एक पॉइंट बस आपने और ध्यान रखना है, पीनल चार्जेस फॉर स्टॉक स्टेटमेंट। सारे बच्चे एक बार जल्दी से पांचों के पांचों पॉइंट गो थ्रू करो, टेक 2 मिनट्स, रिकॉल दीज। जो मैंने आपको रेड में हाईलाइट करके दिए ना चीजें, ये आपको काम करें, हेल्प करेंगी इन रिकॉलिंग दीज पॉइंट्स एंड मजा आ जाएगा। फटाफट एक बार इनको रिकॉल करो, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हां जी मित्रों, कर लिया जी क्वेश्चन 5? यस सर। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी कवर कर रखे, बस हमको क्वेश्चन को समझना है और आंसर देखना है, दैट्स इट। अब देखो सर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये कहता है एक सीए ने रिपोर्ट दी है, 29B करके कोई फॉर्म रहेगा इनकम टैक्स एक्ट का। ठीक है सर, आप कैसे बोल रहे हो कोई फॉर्म रहेगा? अरे हमको क्या पता, हम तो ऑडिट वाले। ठीक है, मैंने कहा फॉर्म 29B कोई रहेगा इनकम टैक्स का, और उसमें जो बुक प्रॉफिट्स बंदे ने कंप्यूट करने थे वो गलत निकाले। कैसा बंदा है? गलत बुक प्रॉफिट निकालने। एंड ही हैज साइंड द सेड फॉर्म हरीडली। भाई साहब बंदे ने जल्दबाजी में काम किया, बिना देखे कि क्या प्रॉपर बुक प्रॉफिट्स की जो एडजस्टमेंट है वो हुई है कि नहीं। ये बुक प्रॉफिट पता है किसके लिए निकाले जाते हैं? अगर आपने डीटी पढ़ा होगा तो मैट करके एक टॉपिक रहता है, ठीक है, उस मैट में निकाले जाते हैं ये। सब्सिक्वेंटली द कंपनीज आईटीआर वाज पिक्ड अप फॉर स्क्रूटिनी। मैं कह रहा हूं ना, अकाली में आटा गीला, पहले तो दिक्कत है, और वही दिक्कत किसने पकड़ी? इनकम टैक्स अथॉरिटी ने। इनकम टैक्स अथॉरिटी ने भी इसी आईटीआर को उठाया जिसमें काम खराब रखा था, फेसलेस असेसमेंट। अच्छा है फेसलेस है, वरना ये सीए किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। ठीक है, फेसलेस असेसमेंट ऑन 29 जून उसको पकड़ा, एंड द मैटर केम टू द लाइट ऑफ टैक्स अथॉरिटी विच फंडामेंटल प्रिंसिपल। सर अभी तो टैक्स चल रहा था, ये ऑडिट का प्रोफेशनल एथिक्स कहां से आ गया? मैंने कहा यही तो गेम है, यही तो गेम है। कह रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स बताओ जो वायलेट हुआ है। तो अब देखो इसमें तो 2 केसेस है। एक तो जो आपकी रिपोर्ट है वो फॉल्स है, इसमें आपने गलत चीज निकाली। क्योंकि आपने गलत निकाला, जब भी मैं बोलता हूं गलत, फॉल्स, मिसलीडिंग, इसका क्या मतलब है? आप झूठे हो, आप झूठे हो सर, आपके अंदर इंटीग्रिटी की कमी है। तो यहां पे जो हम प्रोफेशनल एथिक्स वाले पॉइंट पढ़ते हैं इंटीग्रिटी के, आप वो लिख के चलेंगे। क्या ये बात समझ आती है? हां सर। दूसरी चीज इसमें जो आ सकती है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे साथ टेलीग्राम पे कनेक्ट किया था एंड देयर पॉइंट वाज आल्सो वैलिड। सर अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ा जाए, सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखा जाए, तो अगर आप देखोगे इसने अपना काम हरीडली किया। जानबूझ के बच्चे ने गलती नहीं करी है, बच्चा नहीं मतलब सीए, जानबूझ के सीए ने गलती नहीं करी है, इससे नेग्लिजेंस हुई है। अगर नेग्लिजेंस हुई है तो एक और प्रिंसिपल आ सकता है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। बट भाई साहब ये आईसीआई है, ये आईसीआई है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, ये ऊपर ऊपर से देखती है। इसने देखा रॉन्ग कंप्यूटिंग, इसको लगा फॉल्स इंफॉर्मेशन, तो इसने कर दिया इंटीग्रिटी। तो आप भी चुपचाप बस अब इंटीग्रिटी करके आ जाना। अब सर ये सीए कैसा है? मैं कहता हूं ये सीए जोकर है। सर जोकर मतलब 271 जे फॉर जोकर की इस पे पेनल्टी लगेगी। यानी ये जे क्या कहता है? ये कहता है जब भी कोई अकाउंटेंट, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कोई भी अकाउंटेंट है या रजिस्टर्ड वैल्यूअर, इनकरेक्ट या फॉल्स इंफॉर्मेशन देगा अपनी रिपोर्ट में या सर्टिफिकेट में, तो 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। तो ये 10,000 रुपए की पेनल्टी हम कहां पढ़ते हैं? अगेन लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था इस सेशन के, चीजें नई नहीं है, बस क्वेश्चन नए हैं, रिश्ता वही, सोच नहीं। तो अगेन अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो वही है, प्रोफेशनल एथिक्स और लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर को मिलाया, और ये आपका क्वेश्चन तैयार। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आ जाओ सर क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली फ्रॉम द नोट्स। तभी मैं कहता हूं नोट्स पे फोकस करो, क्वेश्चन बैंक पे नहीं। आईसीआई नए क्वेश्चन तो बना सकता है, बट नए कॉन्सेप्ट कहां से लाएगा? तो कॉन्सेप्ट कवरेज करके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपसे नए क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो देखो ये क्या कहता है, जॉब लिमिटेड, एक तो पता नहीं नाम कहां से लेके आए हैं। जॉब लिमिटेड इज प्लानिंग टू गेट लिस्टेड। हमें क्या, आगे बढ़ो। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज पुल्ड अप इट्स स्टॉक्स एंड डिसाइडेड टू इंप्लीमेंट रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये कह रहा है हम ईआरएम प्रोग्राम लगाएंगे। ईआरएम का क्या मतलब है? हम अपनी रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए कंट्रोल्स वगैरह लगाएंगे। फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग वेरियस रिस्क, differentiating the scope of such program from internal control framework, discuss what does ERM is likely to include। तो अगर आप अपने नोट्स पे आओ और अगर आप देखो ERM की हमने प्रॉपर डिस्कशन जो की थी, उसमें आप बोलते हो बिजनेसेस आजकल एक डायनामिक एनवायरनमेंट में है, काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, तो इस वजह से जो आज की डेट में रिस्क है वो रिस्क पिछली बार से कई ज्यादा है। फिर हम ये रिस्क डिस्कस करते थे एमआरटी, एफओसी, बीपीई। इसके बाद आता था सर ईआरएम का जो एक क्रिटिकल कंपोनेंट है वो है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। क्या ये बात हम डिस्कस करते थे? हाँ सर। तो यही पॉइंट इन्होंने पूछा है, व्हाट डज द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस लाइकली टू इंक्लूड। तो लाइकली टू इंक्लूड मतलब इट विल इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ ये सारी चीजें, कि पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करके, चलो यहीं से करते देखो,
पहले आप रिस्क को आइडेंटिफाई करो। सर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? कोई ना कोई इंडिकेटर दिखेगा। यस सर। अब सारी रिस्क पे तो फोकस नहीं कर सकते, तो उनको असेस करो। असेस करने के लिए असेसमेंट क्राइटेरिया लगेगा और उसके बाद आप उनको स्कोरिंग दे सकते हो, ठीक है, स्केल दे सकते हो कि ये हाई है, लो है, कैसी रिस्क है। फिर अकॉर्डिंगली आप प्रायोरिटाइज करो रिस्क, जो रिस्क आप हजम कर सकते हो उसको हजम करो, बाकी आप डेटा मैट्रिक्स एंड बेंचमार्किंग। तो इसमें से आप कोई भी 5 से 6 पॉइंट कर लेना ऐसी इंटरलिंकिंग करके। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके लिए आपको क्या लगेगा? रिस्क इंडिकेटर, ठीक है, इंडिकेटर के थ्रू आप उसको आइडेंटिफाई करो। अब असेस करोगे तो असेस के लिए असेसमेंट क्राइटेरिया लगेगा एंड असेस करने के बाद आप देखो कितनी हजम कर सकते हो, यानी रिस्क एपेटाइट, प्लस आप स्कोरिंग वगैरह करके चल सकते हो। यहां पे जो इन्होंने 2 नई चीजें पूछी है इन पे आप प्लीज फोकस कर लेना, ये मैं इस डॉक्यूमेंट में भी आपको दूंगा। एक तो कोसो फ्रेमवर्क, इसके लिए आपको 1 लाइनर दिया है तो इसको आप इस तरह से कवर कर लेंगे, प्लस एक ये ISO 31000 है, इसको भी आप इस तरह से देख के चलना। अब सारे के सारे बच्चे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये क्वेश्चन किसका है सर? ये क्वेश्चन टैक्स ऑडिट का है। मैं बोल बोल के थक गया, तुम सुन सुन के थक गए, बट क्या सर, टैक्स ऑडिट किससे होगा? टैक्स ऑडिट उसी से होगा जिसने DT पढ़ रखा है। अब इन्होंने जो सेक्शन डाला है ना, ये सेक्शन 194R, ये किसको आएगा आप मुझे बताओ? जो बच्चा ग्रुप 1 पढ़ रहा है उसको क्या पता क्या 194 क्या 194R, ठीक है। जो बच्चा बोथ ग्रुप पढ़ रहा है उसके लिए तो ये शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है, आपको पता है आज की डेट में इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। हाँ सर, क्या इन्फ्लुएंसर? वो जो इंस्टाग्राम पे कहते हैं लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सेव भी कर लेना, आप तो सब कुछ कर लो मतलब, ठीक है। तो ये सब जो चीजें करवा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ना, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। इन इन्फ्लुएंसर्स को कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स बेचती है कि आप हमारे जो प्रोडक्ट्स है एज अ सैंपल लो और इसकी ना स्टोरी डाल देना, इसकी स्टोरी डाल देना, इसकी रील बना देना। अब जब ये स्टोरी और रील बनाते हैं उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है, क्या ये कंपनी को वापस भेज देते हैं? आंसर इज नो, अपने पास रख लेते हैं। तो सपोज मामाअर्थ करके कोई कंपनी है, ठीक है, मेरे को स्पॉन्सर नहीं किया उन्होंने इस वीडियो के लिए, बट मैं वैसे ही बता रहा हूं। मामाअर्थ करके कोई कंपनी है, मान लो उन्होंने अपना फेस वॉश भेजा, ठीक है, उन्होंने अपना फेस वॉश, फेस क्रीम, ये सब का हैम्पर बना के लगभग मान लो 20-30 हजार रुपए का हैम्पर एक इन्फ्लुएंसर को दे दिया। अब जैसे ही इन्फ्लुएंसर को दिया उसने तो स्टोरी डाल दी, अब वो सारी चीजें यूज करेगा। अब एक बात बताओ, क्या ये इनडायरेक्टली उस इन्फ्लुएंसर की इनकम नहीं हो गई क्या? कि हाँ सर, ये इनकम तो हो गई। अब ये जो इनकम है ये किसी को दिख तो रही नहीं, इट इज इन द टेंजेबल फॉर्म, इट इज इन अ टेंजेबल फॉर्म, ये किसी को दिख ही नहीं रही है, तो एक तो परक्विजिट्स टाइप इनकम हो गई। आंसर इज यस। तो जब भी इन्फ्लुएंसर को इस तरह से प्रोडक्ट्स मिलते हैं और उन प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो 20,000 रुपए से ज्यादा है, अगर 20,000 तक है तो फिर तो ये सेक्शन लगता ही नहीं है। अगर 20,000 तक है ये सेक्शन लगता नहीं है। अगर 20,000 से ज्यादा है तो सर क्या होगा? तो जो कंपनी भेज रही है उसको TDS काटना पड़ेगा, उसको 10% का TDS काटना पड़ेगा, यानी इन्फ्लुएंसर से या तो 10% रिकवर करे, काटे, वो जो उसको देखना देखा, आप टैक्स में देख लेना, बट द गेम हियर इज TDS लगता है 10%। 194R ऐसा कहता है। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहां पे जो यहां पे अगर आप देखो, CAW इज द टैक्स ऑडिटर ऑफ फार्मा लिमिटेड। During the course of audit, it is noticed that pharma company has provided फ्री सैंपल्स टू द डॉक्टर। ये कह रहे डॉक्टर्स को फ्री सैंपल मिले हैं, क्या ये भी डॉक्टर्स की मजे हो गए? हाँ सर, ये कह रहे फ्री डॉक्टर्स फ्री सैंपल, डॉक्टर्स को फ्री सैंपल मिले हैं। और सर कितने रुपए के मिले? अगर आप देखो 50,000 रुपए के दिए, 50,000 रुपए के दिए। अगेन यहां पे क्योंकि गेम 50,000 है, 20,000 से ज्यादा है, तो यहां पे टैक्स काटना चाहिए था, यहां पे टैक्स काटना चाहिए था। तो यहां पे आप एज अ ऑडिटर यही वेरीफाई करोगे कि फार्मा कंपनी ने TDS काटा है या नहीं। अब सर हमारा गेम क्या है? हमें टैक्स ऑडिटर, हमें ये सब परेशान मत करो, हमें बताओ कौन सा क्लॉज लगेगा? वो है 21B। 21B में आपका कटेगा क्या? टैक्स, ठीक है। तो 21B क्लॉज रहेगा, उसके अंदर आपने इसको रिपोर्ट करके चलना है। तो भाई साहब टैक्स ऑडिट देखो गेम ऐसी ही है, टैक्स ऑडिट गेम ऐसी है। 124 नंबर का पेपर है, आप बाकी 100 पे फोकस करो, 24 नंबर में टैक्स ऑडिट वगैरह आ जाता है। लास्ट के 2 घंटे लगा के बस नोट्स को एक बार रिवाइज कर जाना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। फटाफट एक बार इस क्वेश्चन को देखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बादशाह। तो एक बार आप इसको बुक से भी देख लेना, 21B करके यहां पे हमने जो पार्ट कवर किया था कि अमाउंट्स इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A, कि जब आप अगर टैक्स नहीं काटते तो अगर नॉन रेजिडेंट का टैक्स नहीं काटा तो फुली अमाउंट डिसअलाउ हो जाती है, और अगर रेजिडेंट है तो उसके इसमें 30% डिसअलाउ होता है। तो यही बात आपकी यहां पे लिख रखी है। ICAI ने इतना डिटेल में इसको कवर नहीं किया, अगर आप देखोगे आंसर में ICAI ने सिर्फ एक लाइन लिखी और बोला चलो निकलो बाय बाय। अब आ जाओ सर क्वेश्चन 9, सुहाना क्वेश्चन है ये। सुहाना क्वेश्चन सर क्या कहता है? याद है NBFC में हम आखिरी में एक डिस्कशन करते हैं डिवीजन 2 वर्सेस डिवीजन 3, यानी जो डिवीजन 2 है वो इंड AS पे लगता है, डिवीजन 3 NBFC वाले इंड AS पे लगता है। तो ये देखो क्या कहता है,
सुहाना इज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, अच्छा भी बच्ची है। सीए फाइनल स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट टीम कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ सीएमएम फाइनेंस लिमिटेड। व्हाइल गोइंग थ्रू द ऑडिट प्रोग्राम शी नोटिसेस सर्टेन इंस्ट्रक्शंस फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग मैटर्स फॉर डिस्क्लोजर्स ऑफ शेड्यूल 3। ये कहता है हम किसका ऑडिट कर रहे हैं, एनबीएफसी का, और हमें शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर देने हैं। देखो क्या कह रही है, वेरिफिकेशन ऑफ एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड 1% ऑफ रेवेन्यू और 10 लाख विच एवर इज हायर। जल्दी से बताओ क्या ये डिवीजन 2 का आइटम है या डिवीजन 3 का? सर ये डिवीजन 3 का आइटम है। सर ये डिवीजन 3 का आइटम है। सुहाना ने पढ़ाई नहीं कर रखी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 2 पे। कहती है आरओसी देखेंगे, मैंने कहा हमने इस तरह की कोई बात ही नहीं की थी। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे, इसकी कोई बात ही नहीं की थी। तो देखो क्या कहता है, डिस्कस वेदर द अबव इंस्ट्रक्शंस नीड अ रिवीजन बाय द एंगेजमेंट पार्टनर। क्या एंगेजमेंट पार्टनर को रिवाइज करने चाहिए एंड इस पे इलेबोरेट करके चलो। तो देखो साफ साफ इन्होंने भी बोला इंस्ट्रक्शंस आर नॉट प्रॉपर, ये नहीं पर्टेन करते डिवीजन 3 को लेके। दीज आर एप्लीकेबल फॉर डिवीजन 2 व्हेनेवर दे आर एप्लीकेबल। दीज शुड बी रिवाइज्ड एज पर डिवीजन 3। और देखो डिवीजन 3 इनको क्या क्या करना है, कह रहे एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंस विच एक्सीड 1% ऑफ रेवेन्यू। हम यहां पे 1% ऑफ टोटल इनकम, सॉरी टोटल इनकम लेके चलते हैं, रेवेन्यू की बात नहीं करते, ठीक है। विच एक्सीड 1% ऑफ टोटल इनकम, ठीक है। अब ये जो इन्होंने फॉलोइंग रेशियो बोले ना, सीआरएआर, टीयर 1, टीयर 2, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, ये पॉइंट अगेन न्यू डाला बट पता नहीं कहां से डाला। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं है, ऑब्वियसली फिर हमारे नोट्स में भी नहीं है। अब इन्होंने ये चीज नहीं डाली है तो भाई साहब ध्यान में रख के चलना, हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बताना है, उसमें ये भी बताना है टीयर 1 कितना है, टीयर 2 कितना है। होना कितना चाहिए सर, 15% होना चाहिए। उसमें से टीयर 1 कितना होना चाहिए सर, 10% होना चाहिए। और अगर ये मुथूट गोल्ड फाइनेंस है तो 12% होना चाहिए, यानी लैंडिंग अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, ठीक है, प्लस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। तो ये एक नई बात थी, बाकी बस एक पॉइंट था जो आपको ऑलरेडी पता था। अब आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 10। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, मतलब ये मुझे लगता है मोस्टली बच्चों से तो एक झटके में हो गया होगा। देखो क्या कहता है, while conducting the audit of RAC Limited, CAR has discovered a misstatement in the financial statement। सर misstatement की अमाउंट बताओ सीधा सीधा, फालतू बातें नहीं। 2 करोड़, ठीक है। पार्टी इन द क्वेश्चन हैज फ्लेड फ्रॉम इंडिया, इंडिया से उड़ गई, अब भाग रही है। After reviewing the audit evidence, it was concluded that there is no possibility of recovering the outstanding debt। ये कह रहा है आपको इस डेटर से कोई पैसा मिलेगा ही नहीं। Despite the matter brought to the attention, उन्होंने कहा हम इस मैटर को करेक्ट नहीं करेंगे। अब हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है, कम ऑन। अब हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस है और यहां पे मिस स्टेटमेंट है। अब फर्क ये देखना है क्या ये मटीरियल है, क्या ये परवेसिव है। आओ देखो क्या कहता है, एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ 1 करोड़। हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सर वो कितना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1 करोड़, ठीक है सर। विच इज इनकरेक्ट ड्यू टू द मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू करेक्ट द अबव मेंशन अमाउंट। मटीरियलिटी कितनी है सर, मटीरियलिटी 5% है। अगर मैं 1 करोड़ का 5% करूं तो जल्दी से बताओ कितना आता है। 1 करोड़ का 5% करेंगे तो सर 5 लाख आता है, वेरी गुड। और ये जो अमाउंट है जिसका लॉस है सर ये कितनी है, 2 करोड़। 2 करोड़ सर, 2 करोड़। मैंने कहा क्या ये मटीरियल है, डेफिनेटली मटीरियल है, बाप मटीरियल है, नेक्स्ट लेवल मटीरियल है। और क्या ये परवेसिव है सर, परवेसिव भी है, नेक्स्ट लेवल परवेसिव है। क्योंकि भाई साहब आप सोचो ना, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रॉफिट कितना है, 1 करोड़, और ये अमाउंट ही अकेले में कितनी है, 2 करोड़। तो नेक्स्ट लेवल मटेरियल हो गई। तो यहां पे आपने बस ये देखना है, ऐसे 705 बोलोगे। आप बोलोगे जब भी मॉडिफाई करते तो हम 2 चीजें देखते हैं, क्या कि अगर हमें एविडेंस मिला, अगर हमें एविडेंस मिला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, या फिर हमें एविडेंस ही नहीं मिल पा रहा टू कंक्लूड वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इन द गिवन सिचुएशन अगर आप देखो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट कितनी है, 200% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 1 करोड़, ये इसका 2 टाइम्स है, ये उसका 2 टाइम्स है, यानी 200% है। तो ये देखो मटेरियल तो है, ये मटेरियल तो है, प्लस इट विल सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये कहता है हम इसको मटेरियल भी मानेंगे और इसको परवेसिव भी मानेंगे। तो देखो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है कि परवेसिव, ये अंदर से आवाज आती है, ये अंदर का मामला है। तो अगर आपके अंदर से आवाज आती है कि हाँ सर 1 करोड़ के प्रॉफिट पे 2 करोड़ तो डेफिनेटली मटेरियल एंड परवेसिव है, तो डेफिनेटली फिर आपका आंसर ठीक रहेगा। एडवर्स ओपिनियन इसलिए क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस भी था। तो क्वेश्चन 10 में ऐसे कुछ खास नहीं था, बस आपने चीज को ठीक से समझ के चलना है। अब आ जाओ सर क्वेश्चन 11 पे, ये हमारा फेवरेट टॉपिक प्रोफेशनल एथिक्स। सर ये टॉपिक क्या कहता है, बहुत प्यारा टॉपिक है, ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक सीएडी है जो क्या है, वाइस प्रेसिडेंट है इन टीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। वाइस प्रेसिडेंट यानी आप मान लो इसका एम्प्लॉई है। वाइस प्रेसिडेंट होने से क्या होता है, तो एम्प्लॉय ना कंपनी का, ठीक है। टीएम इंडस्ट्रीज एक फर्म है, उसका एक एम्प्लॉय है। अ ह्यूज क्लेम लॉन्च्ड बाय द फर्म फॉर 20 करोड़ विद द इंश्योरेंस कंपनी
was just paid 2 करोड़। कह रहे इंश्योरेंस कंपनी से इस फर्म ने 20 करोड़ मांगे थे, जिसके बदले इसको सिर्फ 2 करोड़ मिले। अब इसको गुस्सा आया कि यार ये सिर्फ 2 करोड़ दे रहे हैं, तो इन्होंने कहा अब हम इनके खिलाफ केस करेंगे, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करेंगे। अनअवेयर ऑफ द लॉयर्स डीलिंग इन दिस फील्ड, इनको नहीं पता था इनका केस कौन लड़ सकता है, तो इन्होंने कहा CAD जो इनका एम्प्लॉय था कि तू हमें लॉयर लाके दे। बीइंग अ स्मार्ट पर्सन, क्योंकि CA है तो स्मार्ट तो रहेगा ही, CAD had the links with such lawyer, उसको ऐसा लॉयर पता था और उसने लॉयर लेके आया। वो लॉयर लेके आया, अब उसने एग्री किया कि मैं लॉयर से 25% कमीशन लूंगा। तो सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर ले सकता है, सारे बच्चे बोलो हाँ सर ले सकता है। सारे बच्चे अभी कमेंट ही कर दो ना जाके कि हाँ सर आपने बोला था वो जो लॉयर रहता है, एडवोकेट रहता है, CS रहता है, CMA रहता है, उनसे आप कमीशन ले सकते हो। वो है ना मेंबर्स विद प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल बॉडी। मैंने कहा बाबू वो CA इन प्रैक्टिस के लिए था, वो CA इन प्रैक्टिस के लिए था। ये CA प्रैक्टिस में है क्या? नहीं सर, एम्प्लॉयमेंट में है। तो जो एम्प्लॉय वाला CA उस पे पार्ट 1 नहीं लगता, पहली बात तो पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल लगता है, और पार्ट 2 में भी जो आपका क्लॉज 2 है, पार्ट 2 में भी जो आपका क्लॉज 2 है, जो कहता है कि 1 में किसी को दिया नहीं तो 2 में किसी से लेना भी मत, तो आपका पार्ट 2 में सबसे पहले आप जाओगे क्लॉज 2 पे ऑफ पार्ट 2 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल, और वो सीधा सीधा कहता है आप किसी भी ऐसे लॉयर से, आप किसी भी ऐसे CA से, ठीक है, कहां गया, इफ बीइंग अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, फर्म या पर्सन, किसी के भी आप एम्प्लॉय हो, आप एक्सेप्ट कर रहे हो या एग्री टू एक्सेप्ट कर रहे हो एनी पार्ट ऑफ FPG, फीस प्रॉफिट्स और गेन, किससे? मैंने कहा किसी लॉयर से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, किसी ब्रोकर से, ब्रोकर जैसा कोई एजेंट, या फिर आप किसी कस्टमर से कुछ एक्सेप्ट कर रहे हो बाय वे ऑफ कमीशन और ग्रेटिफिकेशन, तो आप गिल्टी हो जाओगे, एंड इसी वजह से CAD गिल्टी है। क्या ये बात ध्यान में रखोगे? हाँ सर। अगेन इट इज अ न्यू क्वेश्चन बट नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो अच्छे से डील करके चलो इसको। अब आता है सर क्वेश्चन नंबर 12, JJJ एंड एसोसिएट। इस क्वेश्चन को ज्यादा डिटेल में ना ले जाते हुए सिंपल सी बात है, लास्ट लाइन पढ़ेंगे। QRB बोर्ड के फंक्शन बताओ। आप बताओ फंक्शंस ऑफ QRB बोर्ड। तो सारे के सारे बच्चे जल्दी से आओ क्वालिटी रिव्यू वाले चैप्टर पे, फटाफट आओ, डुन 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 डुन, कम ऑन turn the radio on, it's Friday night and I won't take long। जल्दी से आएंगे सारे बच्चे क्वालिटी रिव्यू वाले चैप्टर पे। आ गए सर, आ गए। यही फंक्शन आपने लिख के चलने हैं, यही फंक्शन आपने लिख के चलने हैं। सर क्या फंक्शन है? मैंने कहा क्वालिटी रिव्यू बोर्ड क्या है? चाचा जी जैसे। ये चाचा जी जैसे यानी ये क्या करेंगे? ये आपकी सर्विसेज को रिव्यू करेंगे, ये आपकी सर्विसेज को रिव्यू करेंगे। अगर आप अच्छा काम नहीं करें तो आपकी मम्मी को बताएंगे, यानी आपकी जो मम्मी है ICI का काउंसिल, ये ICI के काउंसिल को रिकमेंड करेंगे कि आपके मेंबर अच्छा काम नहीं करे। फिर आपको खुद को भी गाइड करेंगे कि भाई अच्छे से काम करो, कंप्लाई करो विद द स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। प्लस इन्होंने एक बात और बोली, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड तभी रिव्यू कर सकता है किसी कंपनी का अंडर द NFRA ओनली इफ इट इज रेफर्ड बाय NFRA, अदरवाइज ये बाकियों का सुओ मोटो कर सकता है। तो यही बातें आपने इसमें लिख के चलनी है। क्या काम है सर? ये फूफा जी जैसे, चाचा जी जैसे, तुमको जो नाम देना दे दो। पहले हमारी क्वालिटी को रिव्यू करेंगे, फिर हमारी मम्मी को रिकमेंडेशन देंगे यानी काउंसिल ऑफ ICI, फिर हमें खुद को रिकमेंडेशन देंगे। प्लस अगर इनको लगता है कोई मामला इनसे खुद से डील नहीं हो रहा तो ये फॉरवर्ड कर सकते हैं डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ऑफ ICAI को भी। तो क्या क्वालिटी रिव्यू बोर्ड इस क्वेश्चन में एक्ट कर सकता था? आंसर इज यस, वो एक्ट कर सकता था, और यही 4 बातें आपने इसमें लिख के चलनी है। तो एक बार क्वेश्चन को देख लेना, अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम, आपने बस क्वेश्चन को ठीक से डील करके चलना है। अब सर आता है क्वेश्चन नंबर 13। सर ये क्या कहता है? सारे बच्चे ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी शैल बी फ्री फ्रॉम एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस विच फोर्स हिम टू डेविएट फ्रॉम द ट्रुथ। ये कह रहा है कि हमें अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री रहना चाहिए। तो क्या भाई सिंपल सी बात है, आपके अंदर क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। एंड इंटरनल ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। इन्होंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, बोला स्टेटमेंट प्रॉपर है कि नहीं। प्लस आप बताओ कैसे एक इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस को एस्टेब्लिश करोगे। इट इज अ फुली पैराग्राफ बेस्ड आंसर, ठीक है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पैराग्राफ बेस्ड आंसर है। अगर इस तरह का क्वेश्चन ICI एग्जाम में पूछता है, मेकिंग द मार्किंग स्कीम इज द टफेस्ट थिंग इट कैन डू, बिकॉज कभी भी जो एग्जामिनर है वो बैठ के एक एक लाइन तो आपकी पढ़ेगा नहीं। स्टिल मैंने इसको आपको तोड़ के दिया है, सारे बच्चे ध्यान से समझते आना कैसे करना है अपने को। पहले तो क्वेश्चन की ही लाइन उठा लो, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिर इन्होंने कहा इंडिपेंडेंस सिर्फ माइंड की नहीं होनी चाहिए, अपीयरेंस की होनी चाहिए। ऑडिटर वाली इन्होंने लाइन उठा ली, ठीक है सर। प्लस कहता है इंटरनल ऑडिटर शैल रेजिस्ट एनी अनड्यू प्रेशर और इंटरफेरेंस जो भी उसके स्कोप ऑफ असाइनमेंट में होती है। कल को अगर कोई उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये उसको रोकेगा, ठीक है, जो भी इसके स्कोप ऑफ असाइनमेंट पे हो रहा है।
ये बात आपने इसमें ध्यान रखनी है। अब अगला पॉइंट क्या कहता है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड इंटरनल ऑडिटर इज अ वाइटल एस्पेक्ट। कह रहे ये जरूरी है अगर एंटिटी को इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस रखनी है। तो सबसे पहले क्या बोला, क्वेश्चन की लाइन, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस रहो, इंडिपेंडेंस सिर्फ माइंड की नहीं अपीयरेंस की भी रखनी है। उसके बाद अगर आपको कोई अफेक्ट कर रहा है तो उसको रोको, रेजिस्ट एनी अनड्यू प्रेशर, रेजिस्ट एनी इंटरफेरेंस इन योर स्कोप ऑफ असाइनमेंट। इतनी सी बात आप ध्यान में रखोगे, ठीक है सर। अब क्या कह रहा है कि इंडिपेंडेंस जरूरी क्यों है, पूछो मेरे से, सर ये जो हम इतना इंडिपेंडेंस का गाना गा रहे हैं, why it is necessary, तो why का आंसर इन्होंने अब दिया, it is a vital aspect of maintaining good corporate governance। ठीक है, तो ये लिंकिंग हो गई हमारी यहां से। It is important to ensure that the audit function is free from undue influence pressure, फिर से वही लाइन रिपीट करी, क्यों करना है, ताकि वो ऑब्जेक्टिवली काम कर सके। अब ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है वो इन्होंने यहां पे बताया, ताकि वो इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कर सके, किसका, एंटिटी के रिस्क का, एंटिटी के कंट्रोल्स का, वही रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, एंड एंटिटी के ऑपरेशंस के अंदर ही तो रिस्क है, एंटिटी के ऑपरेशंस में ही तो कंट्रोल लगा रहे हो। तो ये जो भी असेसमेंट कर रहा है ऑपरेशंस का, रिस्क का एंड कंट्रोल का, ये इम्पार्शियली हो सके। तो यस, द गिवन स्टेटमेंट इज प्रॉपर। तो बस इतनी प्रॉपर बात लिखने के लिए 3 पैरा डालने पड़ेंगे। तो सर ये 3 पैरा क्या है, वापस बताओ। मैंने कहा पहली लाइन है, इंटरनल ऑडिटर शैल बी फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है, ये आपने ऐसी की ऐसी चेपनी है। फिर बोलो अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री रहेंगे तो हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। इंडिपेंडेंट से भारी भारी दिखना है या अंदर से भी होना है, सर दोनों तरीके से, इंडिपेंडेंस इन द अपीयरेंस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द माइंड। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। और अगर आपकी कोई इंडिपेंडेंस को अफेक्ट कर रहा है, कोई आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है, डिजिस्ट दैट, रेजिस्ट दैट थिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अब आखिरी में आप पूछो सर इतना इंडिपेंडेंस का गाना क्यों गा रहे हो, तो इंडिपेंडेंस का गाना इसलिए गा रहे हैं बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इट इज इंपॉर्टेंट ताकि वो इम्पार्शियली एंड ऑब्जेक्टिवली असेस कर सके, किसको, ऑपरेशंस को, और ऑपरेशंस में ही रिस्क है, ऑपरेशंस में ही कंट्रोल्स हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब एक बात बताओ, सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट हो गया, हाँ सर, ये जो पहला पार्ट है अगेन दिस वी हैव कवर्ड प्रॉपर्ली, एंड ये वही है जो हम ऑडिट में भी पढ़ते, तो कुछ नया नहीं था। ये जो सेकेंड पार्ट है ना, ये नया है, बोलो मेरे साथ, सर ये नया है। एंड लेट मी टेल यू अगेन, ये भी आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नहीं है। 3 चीजें मिल गई हमें ऐसी जो स्टडी मटेरियल में नहीं थी। तो सर अगर आप एज अ स्टूडेंट इस एमटीपी को देखे घबराए हो, इट इज नॉर्मल फॉर यू, बिल्कुल कोई ऐसी टेंशन लेने वाली चीज नहीं है, सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है। ठीक है, तो अब इस गेम में क्या है, बेबी काम डाउन, काम डाउन। आपने कूल एंड काम रहना है, जो भी नई बातें उनको हम पढ़ ही रहे हैं। मैं तो ऐसा तो कहा नहीं कि नई बातें तो छोड़ दो, नहीं, एटलीस्ट वी आर स्टिल कवरिंग। क्यों? क्योंकि हम अपना कर्म कर सकते हैं। कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल अपने आप मिल ही जाता है। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिपेंडेंस, ये कहता है सेवरल फैक्टर्स देखेंगे। क्या क्या? सबसे पहले जो एंटिटी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो देखो। सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्यों देखना है? मैंने कहा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे पता चलेगा टॉप पे कौन है, मिडल पे कौन है, लोअर पे कौन है। आप बताओ, इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अगर इंडिपेंडेंट रहना है तो इसको लोगों के नीचे रहना चाहिए या लोगों के ऊपर? सर लोगों के ऊपर रहना चाहिए, यानी इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की इसकी पोजीशन टॉप पे होनी चाहिए, राइट? तो देखो क्या कह रहा है, overall organization structure will play a crucial role. Internal auditor should be positioned कहां पे? Hierarchy में. He should be positioned in a way that he can operate independently and objectively. This includes उसके पास डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए, किसकी? ऑडिट कमिटी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, और जो भी एंटिटी के सीनियर लोग हैं इनकी डायरेक्ट एक्सेस होनी चाहिए। तो पहली चीज आपने बोला पोजीशन ऐसी रखो कि मेरे पास डायरेक्ट एक्सेस हो, कि मैं इन लोगों को पहुंच पाऊं। सेकंड थिंग क्या कहते हो सर? सेकंड थिंग कहता है जो रिपोर्टिंग लाइन है चिया की, चीफ इंटरनल ऑडिटर की, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। ये कह रहा है चिया जो रिपोर्ट करेगा एज अ पर्सन, ये किसको रिपोर्ट करेगा? ये भी हाईएस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, सीईओ को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो यहां पे इन्होंने 2 तरीके की बात करी, एक तो इंटरनल ऑडिटर बोलता है, फिर इंटरनल ऑडिटर के हेड की बात करता है। देखो इंटरनल ऑडिटर इज लाइक अ टीम, तो टीम तो एक्सेस कर सकती है ऑडिट कमेटी और बोर्ड को, पर ये जो हेड है चीफ इंटरनल ऑडिटर, ये किसको जा सकता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप इस नजरिए को समझना, टीम किसके पास जाएगी? ऑडिट कमेटी के पास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, पर जो इनका हेड है चीफ इंटरनल ऑडिटर, ये किसके पास जाएगा? सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, ताकि ये दिखा सके इसके अंदर क्या रुतबा है, इसके पास क्या अथॉरिटी है, क्या सपोर्ट है। प्लस भाई साहब अथॉरिटी सपोर्ट से काम नहीं होता, पैसा भी लगता है, रिसोर्सेज भी होने चाहिए, बजट्स भी होना चाहिए, सपोर्ट भी होना चाहिए। सो मेक श्योर इनके पास ये रिसोर्सेज एंड सपोर्ट है। दैट्स ऑल अबाउट इट। बहुत बकवास मरियल टॉपिक है, बट फिर भी अपन ने इसको ठीक से कर लिया। अब देखो सर क्या कहता है, इंडिपेंडेंस कैसे स्टैब्लिश करेंगे? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में इनकी जो पोजीशन है
वो ऐसी होनी चाहिए कि इंडिपेंडेंटली और ऑब्जेक्टिवली काम कर पाए जो हम चाहते हैं। पोजीशन कैसी होनी चाहिए, डायरेक्टली किसको रीच आउट कर पा रही है, इंटरनल ऑडिट टीम, ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। इनका जो हेड है उसका नाम क्या था, चिया चिया। सर चिया मतलब चीफ इंटरनल ऑडिटर, ये किसके पास जा सकता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इससे दिखेगा इसकी क्या अथॉरिटी है, क्या इसके पास सपोर्ट आ रहा है। एंड सपोर्ट कैसा होना चाहिए, फाइनेंशियल होना चाहिए, रिसोर्सेज होने चाहिए, बजट होना चाहिए। अब आ जाते हैं सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंड MTP2 इज डन। मिस्टर राज, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मिस्टर राज इज अ प्रैक्टिसिंग CA। बिफोर डिस्कसिंग द होल क्वेश्चन, ये एक बार आप रीड भी कर सकते हो, मैं आपको एक बार इसकी पूरी समरी दे देता हूं, ध्यान से समझना। सर जब भी कोई CA है, मैं CA बना, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं मेंबरशिप लेता हूं। मेंबरशिप के बाद मेरी मर्जी है कि मैं COP लूं या ना लूं। क्या ये बात समझ आती है? हाँ, पहले बना CA, एग्जाम क्लियर करे, उसके बाद मेंबरशिप ली, उसके बाद मैं क्या करा, COP ली। हो सकता है मेरा COP सस्पेंड हो जाए। मेरा COP सस्पेंड क्यों हो जाए, क्योंकि मैंने कोई गड़बड़ करी। अब जब आपका COP सस्पेंड हो जाता है ना, तो अब आप CA इन प्रैक्टिस तो नहीं हो, बट CA एज अ मेंबर तो ICAI कहता है जो काम आप CA एज अ मेंबर कर सकते हो ना, अब आप वो भी नहीं करोगे। COP वाले काम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि COP सस्पेंड हो गया। जो एज अ मेंबर आप काम कर सकते हो वो भी नहीं करोगे। सर अब एक बात बताओ, क्या जीना छोड़ दें? कह रहे जीना मत छोड़ना। जीना मत छोड़ना यानी जो काम आप एज अ COP कर सकते थे वो भी नहीं करोगे, जो एज अ मेंबर कर सकते थे वो भी नहीं करोगे। इसके अलावा जो भी काम आप कर सकते हो वो आप कर लो। जैसे कि एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में देता हूं। इस क्वेश्चन में जो बंदा है इसके साथ क्या हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे अब आपको समझ आएगा। मिस्टर राज इज अ प्रैक्टिसिंग CA, ठीक है। He was ordered to surrender his COP। COP चला गया मतलब अब ये प्रैक्टिस में तो नहीं है, ठीक है सर। He was suspended for 2 years for accepting any appointment as the auditor of a company without checking the requirements of 139, 140। इसने क्लॉज 9 की नॉन कंप्लायंस करी, इस वजह से इसकी बैंड बजाई है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन इसने अपने आप को कहा मैं डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट हूं। अब एक बात बताओ, डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट बनने के लिए क्या CA होना जरूरी है क्या? नहीं, इसमें CA होना जरूरी तो है नहीं। He did the work of filing the data privacy returns, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कंसल्टेशन भी दी एंड उसने कहा कि ये जो मेरी कैपेसिटी है अदर देन अ CA इन प्रैक्टिस है, बिल्कुल सही है। He contended that there is nothing wrong in this, like any other consultant, वो भी ये सब काम कर सकता है। His engagement does not violate the order of suspension। अब एक बात बताओ, ये जो राज ने काम किया ये सही था या गलत? ये जो राज ने काम किया ये सही था या गलत? द आंसर इज सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप ICAI के स्टडी मटेरियल में और हमारे नोट्स में जो क्वेश्चन है वो देखोगे तो उसमें क्या हुआ था सर, जब पीरियड ऑफ सस्पेंशन था ना, जब पीरियड ऑफ सस्पेंशन था तब वो CA ने क्या किया था सर, वो CA चला गया था टैक्स अथॉरिटीज के आगे। ही रिप्रेजेंटेड बिफोर द इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी के आगे सिर्फ आप एज अ CA जा सकते हो। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी के आगे आप सिर्फ एज अ CA जा सकते हो, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास COP नहीं है तो मैं एज अ CA जा रहा हूं। नहीं, अगर आपका COP सस्पेंड हुआ है तो अब आप प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते, एज अ CA भी नहीं जा सकते। सो दिस वाज नॉट अलाउड, दिस वाज नॉट अलाउड। तो ऐसे मत कहना ICAI ने सर दोगलापन किया, यहां पे कहते हैं नॉट अलाउड वहां पे अलाउड। नहीं, ये जो डेटा प्राइवेसी कंसल्टेंट वाला काम है इसके लिए कोई COP की जरूरत नहीं, इसके लिए कोई CA होने की जरूरत नहीं। ये आप अपनी नॉर्मल कैपेसिटी में, आप और मेरे जैसे लोग, कोई भी जो CA नहीं भी है वो भी कर सकते हैं। तो भाई हम इस बंदे को इस चीज के लिए नहीं रोकेंगे। साथ ही साथ इन्होंने एक सेक्शन 6 की रेफरेंस दी है, देखो क्या कहता है। ये कहता है जो भी बंदा प्रैक्टिस करना चाहता है उसके पास COP होना चाहिए, यानी बिना COP के आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। और अगर आपको COP चाहिए, अगर आपको COP चाहिए तो उसके लिए आपको एनुअल फीस देनी पड़ेगी, और अगर काउंसिल चाहे तो कभी कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखोगे, बिना COP के तो प्रैक्टिस नहीं करोगे, एनुअल फीस देनी पड़ेगी, एंड तीसरा पॉइंट क्या था सर, इट मे बी कैंसिल्ड बाय द काउंसिल एनी टाइम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। इट टुक अस अराउंड 57 मिनट्स, बट ये जरूरी था, ये जरूरी था। वैसे ICAI जब ऐसे गड़बड़ करते हैं ना तो खुद आगे आना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए और बताना चाहिए हमसे गड़बड़ हुई है, हमने फालतू के क्वेश्चन डाल दिए जो कि स्टडी मटेरियल में नहीं है और हमको मजा आ रहा था, ठीक है। बट नाउ आई थिंक हमारी अब ऐसी रिलेशन बन गई एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, कि भाई जब भी आप चिंता में हो तो आपका टीचर आपको आए और आपको मजे करा के पूरा चले जाए। So that's all for today, that's all for right now। ऐसा मैंने कहा, ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको टेलीग्राम चैनल क्लियर CA विद शुभम केसवानी में मिल जाएगा, तो आप इसको डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। यूं ही खुशी से मन लगा के पढ़ते रहिए, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली नवंबर 23 में रॉक करेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू लाइक इट, ताकि बाकी CA फाइनल वालों तक भी पहुंच जाए, ठीक है। टेक केयर।